वेलकम टू अवर चैनल प्राइम फॉर मेडिकल। आज का टॉपिक है बेनाइन ट्यूमर ऑफ लैरिंक्स। ये दो तरीके का होता है, नॉन नियोप्लास्टिक एंड नियोप्लास्टिक। लैरिंक्स में मैलिग्नेंट ट्यूमर ज्यादा कॉमन होते हैं, ये लेस कॉमन होते हैं, और इनमें भी नॉन नियोप्लास्टिक ज्यादा कॉमन है। अभी इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। नॉन नियोप्लास्टिक है तो दो तरीके का हो सकता है, या तो होगा सॉलिड टाइप या फिर हो सकता है सिस्टिक टाइप। ये जो है नियोप्लास्टिक ट्यूमर, ये 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है स्क्वैमस पेपिलोमा। ये स्क्वैमस पेपिलोमा की दो वैरायटी होती है, एक होता है जुवेनाइल टाइप और एक होता है अडल्ट टाइप। अभी आगे देखते हैं उनको। दूसरा है कॉन्ड्रोमा, हेमेंजियोमा, थर्ड वन। फोर्थ है ग्रैनुलर सेल ट्यूमर, ग्लैंडुलर ट्यूमर। तो ये नियोप्लास्टिक ट्यूमर हो गए ग्लैंडुलर। इसमें से हमें सिर्फ ये स्क्वैमस पेपिलोमा देखना है। अब देखते हैं सॉलिड एंड सिस्टिक। सॉलिड में सबसे पहले है वोकल नोड्यूल। अभी नाम बता देता हूँ, फिर बाद में एक एक को देख लेते हैं। वोकल पॉलिप, थर्ड वन इज रिंकीज एडिमा, सॉलिड टाइप की बात हो रही है, नॉन नियोप्लास्टिक। एंड फोर्थ वन इज कॉन्टैक्ट अल्सर या फिर ग्रैनुलोमा। फिफ्थ वन इज इंट्यूबेशन ग्रैनुलोमा, इंट्यूबेशन ग्रैनुलोमा। वोकल नोड्यूल क्या होते हैं कि जो हमारे वोकल कॉर्ड हैं उनके ऊपर नोड्यूल बन गए हैं। क्यों बनते हैं? इनको स्क्रीमर्स नोड्यूल या सिंगर्स नोड्यूल कहते हैं। जब कोई हाई वॉइस में बोलता है या फिर लो वॉइस में लंबे टाइम तक बोलता है, गुनगुनाता है, तो क्या वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होंगे तो बार बार टच होंगे, उसकी वजह से वहां पे हिमोरेज होगा। हिमोरेज होगा तो एडिमा होगा, उसकी वजह से नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस होगा। तो एपिथेलियल जो वोकल कॉर्ड की एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, सब एपिथेलियल मेम्ब्रेन, उसका हाइपरप्लेशिया हो जाता है, उसकी वजह से वोकल नोड्यूल बन जाते हैं। कहाँ बनते हैं? मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वोकल नोड्यूल की, वो होती है एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 पे। यहाँ पे ये साइड कॉमन क्यों है? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड सबसे ज्यादा वाइब्रेट करती है। तो ये जो नोड्यूल है ये फ्री एज ऑफ वोकल कॉर्ड पे बन गए वोकल नोड्यूल। इनका दूसरा नाम क्या है? स्क्रीमर्स नोड्यूल या फिर सिंगर्स नोड्यूल। तो मैंने पैथोलॉजी अभी बताई है क्या? वोकल अब्यूज। वोकल अब्यूज को लंबे टाइम तक हाई इंटेंसिटी से बोला या फिर लो इंटेंसिटी से प्रोलॉन्ग टाइम तक बोला, तो उसकी वजह से ये वाइब्रेट करेंगे लो इंटेंसिटी फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। ये इटियोलॉजिकल फैक्टर है। पैथोलॉजी में क्या है कि जो वोकल कॉर्ड है उनमें होगा हिमोरेज। हिमोरेज की वजह से वहां पे क्या होगा? एडिमा होगा। एडिमा से नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस, नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस। तो जो सब एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, सब एपिथेलियल मेम्ब्रेन किनकी? वोकल कॉर्ड की सब एपिथेलियल मेम्ब्रेन, उसमें हो जाएगा हाइपरप्लेशिया। सब एपिथेलियल मेम्ब्रेन में हो गए हाइपरप्लेशिया, इनकी वजह से बन गए नोड्यूल। ये जो नोड्यूल है इनका साइज जो होता है ना, वो पिन हेड से लेके पी साइज तक रहता है। तो जो अफेक्टेड लोग होते हैं किन में ये बनता है ज्यादातर? तो अफेक्टेड लोग हो गए सिंगर्स, क्योंकि इसका दूसरा नाम सिंगर्स नोड्यूल है। स्क्रीमर्स में टीचर्स, ये स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं, जो कि टॉकेटिव चिल्ड्रन होते हैं ना, ज्यादा बोलते हैं, तो उनमें ये मिलता है। क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? क्लिनिकल फीचर्स में वोकल फटीग, हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस। वोकल कॉर्ड की डिजीज है तो हॉर्सिनेस तो होगा ही होगा। वोकल फटीग, हॉर्सिनेस वॉइस और पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन थ्रोट। ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर ये स्मॉल है तो हम स्पीच थेरेपी देते हैं कि तुम अगर सही से बोलोगे तो ये डैमेज नहीं होगा वोकल कॉर्ड को, और ये जो पैथोलॉजी में नहीं होगी तो ये नोड्यूल्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर ये लार्ज है तो क्या है? मैं सर्जिकल एक्सीजन, इनको सर्जरी से हटा देंगे। तो ये था वोकल नोड्यूल। मैं अगर एक्सप्लेन कैसे कर देता हूँ।
स्क्रीमस नोड्यूल या सिंगस नोड्यूल क्यों हो रहा है? वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं जो कि वेंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 मैक्सिमम जंक्शन पे मैक्सिमम वाइब्रेट करते हैं। तो जब चिल्लाते हैं तो क्या होता है? वोकल कॉर्ड में हिमोरेज होगा, हिमोरेज से एडिमा, नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस, उसकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन, सब एपिथेलियल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा? हाइपरप्लेसिया, जिसकी वजह से नोड्यूल बने। ये नोड्यूल पहले कैसे होते हैं? सॉफ्ट रेड होते हैं, बाद में ग्रेइश व्हाइट हो जाते हैं। कि क्या क्लिनिकल फीचर्स देंगे? कि होर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, वोकल फटीग होगा या पेन होगा। किन में होता है? ज्यादा बोलने वाले बच्चे जो कि टीचर्स हैं, जो ज्यादा तेज बोलते हैं, या फिर सिंगर्स में या एक्टर्स में, पॉप सिंगर्स वगैरह में होता है। ट्रीटमेंट में स्मॉल है तो हम स्पीच थेरेपी देंगे, इनको बोलना सिखाएंगे, और अगर लार्ज है तो हम सर्जिकल एक्सीजन करेंगे। सर्जिकल एक्सीजन के बाद भी उनको स्पीच थेरेपी देनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बोलना वैसा ही चालू रखा तो सर्जरी का फायदा ही क्या है? फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वोकल नोड्यूल है। अभी मैं वोकल पोलिप के बारे में बताता हूँ। वोकल पोलिप जो है ये 30 to 50 ईयर ऑफ एज ग्रुप, 30 to 50 एज ग्रुप में देखा गया है। मोस्टली जो होते हैं अफेक्टेड मेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो ईटियोलॉजी है वो है स्मोकिंग एंड एलर्जी। तो ये ईटियोलॉजी होगी। एक पोलिप बन जाएगा, कहाँ बनेगा? पोलिप जो है पेडेंकुलेटेड पोलिप बनता है इसमें। वही है कि जो वोकल ट्रोमा होगा, वोकल ट्रोमा सडन शाउटिंग से, सेम पैथोलॉजी है इसमें भी। पोलिप में भी हिमोरेज होगा, नेक्रोसिस होगा, और उसकी वजह से पोलिप बन जाएगा। ये जो पोलिप है ये एंटीरियरली भी ग्रो कर सकता है या लेटरली भी जा सकता है। उसके साथ साथ ये मूव करता है। ये पोलिप कब मूव करेगा? जब हम रेस्पिरेशन करेंगे या फिर फोनेशन करेंगे, तो ये अप एंड डाउन मूव करता है। क्लिनिकल फीचर्स में हॉर्सीनेस डिपेंड करता है, क्लिनिकल फीचर्स की ये स्मॉल है या फिर लार्ज है। हॉर्सीनेस, पेन, अगर लार्ज है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। डिप्लोफोनिया, हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस, पेन इन थ्रोट एंड डिप्लोफोनिया, ये वोकल पोलिप के जो है वो होते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में अगर स्मॉल है पोलिप है तो हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस, पेन, डिप्लोफोनिया। अगर लार्ज है तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डिप्लोफोनिया के बाद देखते हैं कि लार्ज रीजन्स, लार्ज में है ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्पनिया, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा डिस्पनिया, स्ट्राइडो। ये जो है पेन और डिप्लोफोनिया भी लार्ज की वजह से होते हैं। स्मॉल होगा तो सिर्फ हॉर्सीनेस ही होगी। ट्रीटमेंट में क्या है? अगर स्मॉल है तो हम ट्रीटमेंट में पूरा ही हटाना है, स्मॉल लार्ज नहीं देखना है, इसमें पूरा सर्जिकल एक्सीजन है। और कोई भी लैरिंक्स की डिजीज होती है तो उसमें स्पीच थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो वोकल ट्रोमा अगर फिर से होगा तो ये फिर से रिकरेंस कर जाएगा। तो ये हो गया वोकल पोलिप। रिंकीज एडिमा क्या होता है कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एक्यूट एंड क्रोनिक लैरिंजाइटिस में मैंने बताया था कि रिंकीज स्पेस होता है। जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है उनकी सब एपिथेलियल स्पेस में को बोलते हैं रिंकीज स्पेस। तो वहां पे बाइलेटरल स्वेलिंग हो जाती है, ऐसे कुछ एंटीरियर 2/3 में बाइलेटरल स्वेलिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से इसको जो बोलते हैं वो रिंकीज एडिमा बोलते हैं। तो इसको ट्रीटमेंट वही होता है कि डिकॉर्टिकेशन ऑफ वर्टिकल दिस वोकल कॉर्ड, स्पीच थेरेपी। कॉन्टैक्ट अल्सर और ग्रैनुलोमा क्या होते हैं? देखो नाम से है कॉन्टैक्ट अल्सर। तो अल्सर क्यों बना? क्योंकि रिफ्लेक्स है। मैं ये यहाँ पे बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट अल्सर इसलिए बनता है कि रिफ्लेक्स आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? स्टमक से आ रहा है या फिर इसोफेगस से आ रहा है। तो इसके मैनेजमेंट में क्या है? हम एंटी रिफ्लेक्स थेरेपी दे देंगे, हमें रिफ्लेक्स को रोकना है। या फिर हम क्या दे सकते हैं? स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। स्टीरॉइड्स कौन से देने हैं? इनहेलेशनल स्टीरॉइड देने हैं। और थर्ड वन है स्पीच थेरेपी। सर ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से होता है क्या, या और कोई रिफ्लेक्स है सर? नहीं, ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ये इसोफेगस का जो रिफ्लेक्स है वो आ जाता है लैरिंक्स की तरफ। तो इसकी वजह से लैरिंक्स में ये हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट अल्सर्स हो जाते हैं। फोर्थ वन इज इंट्यूबेशनल, फिफ्थ वन इज इंट्यूबेशनल ग्रैनुलोमा। इंट्यूबेशन की वजह से बाइलेटरल जो हमारे डैमेज हो जाती है, क्या डैमेज हो जाती है? वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। तो जो वोकल प्रोसेस होते हैं एरिथनॉइड के, वोकल प्रोसेस ऑफ एरिथनॉइड, ये डैमेज हो जाते हैं। तो ये हो गए हैं सॉलिड। फिर से वोकल नोड्यूल, वोकल पोलिप, रिंकीज एडिमा, कॉन्टैक्ट अल्सर, ग्रैनुलोमा, इंट्यूबेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के तीन है, नोड्यूल, पोलिप एंड रिंकीज एडिमा। ये क्रोनिक एक्यूट एंड क्रोनिक लैरिंजाइटिस में मैंने बताया। अब दूसरी देखते हैं सिस्टिक वाली। सिस्टिक में तीन आती है। कौन सी?
डक्टल सिस्ट, सेक्युलर सिस्ट एंड लैरिंगोसिस्ट। फर्स्ट है डक्टल सिस्ट, नाम इनके तो नाम में सब कुछ है। दूसरा है सेक्युलर सिस्ट और थर्ड वन है लैरिंगोसिस्ट। तो डक्टल सिस्ट क्या होती है? जो डक्ट होती है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। कौन सी डक्ट? जो हमारी लैरिंजियल म्यूकोसा होती है, लैरिंजियल म्यूकोसा, उसमें सीरोम्यूसिनस ग्लैंड होती है, सीरोम्यूसिनस ग्लैंड, उनकी डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा? सिस्ट रिटेन होंगी, तो इसकी वजह से एक सिस्ट बन जाएगी, सिस्ट बन जाएगी। तो वही क्या होगी क्लिनिकल फीचर्स? होर्सिनेस, पेन इन थ्रोट। ट्रीटमेंट में क्या है कि हम उस सिस्ट को रिमूव कर देंगे, सर्जिकल एक्शन। सेक्युलर सिस्ट क्या होती है? देखो, जो सेक्युल होता है ना, सेक्युल क्या होता है कि वेंट्रिकल के लेटरल साइड पे साइक होता है, तो वो क्या कर गया है, उसकी जो ओस्टिया होती है, सेक्युल की ओस्टिया ऑब्स्ट्रक्ट है, तो इसमें भी सेम है कि जो सीक्रेशंस है वो रिटेन हो जाएंगी। अब ये सीक्रेशन या तो एंटीरियरली जा सकती है या लेटरली जा सकती है, इसमें इतना ही है। लैरिंगोसिल क्या होती है? एयर फिल्ड कैविटी होती है, एयर फिल्ड कैविटी। जो सेक्यूल है, जब हमारे ग्लोटिस में एयर प्रेशर बढ़ता है, किसमें देखा गया है? लैरिंगोसिल जो वेट लिफ्टर्स होते हैं या फिर जो ग्लास ब्लोअर्स होते हैं, ट्रम्पेट प्लेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्लोटिस में ज़्यादा प्रेशर रख के कुछ भी फुलाने की या बजाने की कोशिश करते हैं। तो जब हवा को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो सैक को फाड़ के बाहर आ जाएगी, तो इस सैक का डायलेशन हो जाता है, तो एयर हमारे नेक पे कंप्रेसिबल स्वेलिंग दिखती है, तो इसको बोलते हैं लैरिंगोसिल। ये जो होती है इंट्रिंसिक भी हो सकती है, मतलब हमारे लैरिंग्स के अंदर ही है। अगर ये जो एक्सटेंसिक मेम्ब्रेन होती है हमारे लैरिंग्स की, उनको फाड़ के बाहर आ गई तो एक्सटेंसिक, या फिर ये मिक्स भी हो सकती है। ट्रीटमेंट में इसका वही है, सर्जिकल एक्सीजन है, सर्जिकल एक्सीजन। क्लिनिकल फीचर्स तो वही होर्सिनेस है, पेन इन थ्रोट है। तो ये हो गई है 3 सिस्टिक। अभी देखते हैं स्क्वैमस पेपिलोमा। मैं बताता हूँ जो स्क्वैमस पेपिलोमा होता है, ये 2 तरह का था, जुवेनाइल और एडल्ट। ये अब एक एक को देखते हैं। तो जुवेनाइल है, पहले मैं एडल्ट बता देता हूँ क्योंकि एडल्ट इतना कुछ है नहीं एडल्ट में। एडल्ट पेपिलोमा, एडल्ट वाला जो होता है सिंगल होगा, पेपिलोमा बन रहे हैं तो सिंगल है, स्मॉल है, लेस एग्रेसिव होते हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में इंट्रो में कि जो नॉन नियोप्लास्टिक जो ट्यूमर है, ये रियल ट्यूमर्स नहीं है, ये ट्यूमर्स लाइक ग्रोथ है, ट्यूमर्स लाइक ग्रोथ है। ये क्यों होती है? इन्फेक्शन, ट्रोमा या डिजेनरेशन, इन्फेक्शन, ट्रोमा या डिजेनरेशन, ये नियोप्लास्टिक चेंजेस हैं। आगे अभी अगली वीडियो जो आएगी उसमें क्या होंगे, लैरिंक्स के ट्यूमर देखेंगे जो कि ज्यादा कॉमन होते हैं। सबसे कॉमन नियोप्लास्टिक में ये है, ओवरऑल इन दोनों में देखा जाए तो ये ज्यादा कॉमन होते हैं। अभी एडल्ट पेपिलोमा देख लेते हैं, सिंगल है, स्मॉल है, लेस एग्रेसिव है। किस में देखा जाएगा? ये मेल्स में ज्यादा देखा जाता है, मेल्स में, और ये यूनिलेटरल होता है। ये होगी बात। फिर ये रिकरेंस भी कम होता है, इसका रिकरेंस क्या होता है? कम होता है। जो जुवेनाइल टाइप होता है, पेपिलोमा इज नोन फॉर इट्स रिकरेंस, वो दे रेयरली मेटास्टाइज, उनका मेटास्टेसिस रेयर होता है लेकिन रिकरेंस ज्यादा होता है। लेकिन एडल्ट वाले में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट, हम इस पेपिलोमा को हटा देंगे सर्जरी से, सर्जिकल एक्सीजन, सर्जिकल एक्सीजन। एडल्ट पेपिलोमा हो गया। अभी मैं बताता हूं कि जुवेनाइल, जुवेनाइल पेपिलोमा का दूसरा नाम जो होता है वो होता है जुवेनाइल पेपिलोमा, पेपिलोमेटोसिस। इसका दूसरा नाम है रेस्पिरेटरी पेपिलोमेटोसिस, रेस्पिरेटरी पेपिलोमेटोसिस। ये क्यों, किस में होता है, क्यों होता है? जब जुवेनाइल नाम में आ रहा है, बच्चों में होगा। इट इज द मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म इन चाइल्ड। लैरिंक्स का सबसे कॉमन नियोप्लाज्म यही है। एचपीवी वायरस, इसकी इटियोलॉजी है 611। या फिर अगर जो बच्चा है उसकी माँ को एचपीवी वायरस से इन्फेक्शन था तो वो बच्चे में भी आ सकता है, एचपीवी फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। जुवेनाइल पेपिलोमा की जो साइट होती है, ये सुप्राग्लोटिस
या फिर ग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस में पता है क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं, मैंने पहले बताया, एडिटिनॉइड, एई फोल्ड और एपिग्लोटिस, ये 3 आते हैं, या फिर ग्लोटिस। मैंने एडल्ट की साइड नहीं बताई थी, एडल्ट की साइड जो होती है एंटीरियर कमीशन पे होती है, एंटीरियर कमीशन। एंटीरियर कमीशन कहाँ होता है, जो हमारी वोकल कॉर्ड अटैच होती है यहाँ पे। ये मेल में ज़्यादा होता था, एडल्ट वाला 2:1 होता है मेल में। साइड होगी, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, होर्सिनेस ऑफ वॉइस, स्ट्राइडोर, डिस्पनिया। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट से पहले देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, बच्चे में है तो बच्चे में हम इनडायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते, तो हम करते हैं फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी, इससे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब देखो नियोप्लाज्म में है तो कंफर्मेशन कैसे होगा, बायोप्सी या फिर डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी से हम कंफर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, माइक्रो लेरिंगोस्कोपी, माइक्रो लेरिंगोस्कोपी से इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर CO2 लेजर एक्ससीजन, CO2 लेजर एक्ससीजन, ये हो गया। इसके अलावा हम इंटरफेरोन यूज कर सकते हैं, इंटरफेरोन 1,2A अल्फा। इसके साइड इफेक्ट होते हैं, पहले यूज करते थे। साइड इफेक्ट में क्या है, फीवर, मलेज, हेडेक, बोन मैरो डिप्रेशन। इसके अलावा एक ड्रग और भी है, सिस रेटिनोइक एसिड, ये 2 ड्रग है, सिस रेटिनोइक एसिड, इसके भी ऐसे ही साइड इफेक्ट होते हैं। तो मेन हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है माइक्रो लेरिंगोस्कोपी एंड CO2 लेजर एक्ससीजन। तो ये हो गया जुवेनाइल पेपिलोमा कंप्लीट हमारा। बेनाइन जो है नियोप्लाज्म हो गया। मैं क्लासिफिकेशन फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। बेनाइन में क्या है, नॉन नियोप्लास्टिक है, नियोप्लास्टिक है। नॉन नियोप्लास्टिक में 2 होते हैं, सॉलिड टाइप, सिस्टिक टाइप। नियोप्लास्टिक में 5 होते हैं। तो नियोप्लास्टिक में जो 5 है उसमें पहला क्या है, स्क्वेमस पेपिलोमा, दूसरा क्या है, कॉन्ड्रोमा, हेमेंजियोमा, ग्रैनुलर सेल ट्यूमर, ग्लैंडुलर ट्यूमर। नियोप्लास्टिक खत्म हो गए। नॉन नियोप्लास्टिक क्या होते हैं, ट्यूमर लाइक ग्रोथ है, ट्यूमर नहीं है, ट्यूमर जैसे दिखते हैं। क्यों है, क्योंकि इन्फेक्शन है, ट्रोमा, डीजनरेशन, उनकी वजह से बने हैं। सॉलिड, सिस्टिक। सॉलिड में क्या है, वोकल नोड्यूल है, स्क्रीमस नोड्यूल, सिंगस नोड्यूल, मैंने पूरा बताया कैसे पैथोलॉजी हो रही। वोकल पॉलिप है, वही है कि वोकल अब्यूज है, सडनली साउट करते हैं, हेमोरेज से पॉलिप बन जाता है। वोकल नोड्यूल, वोकल पॉलिप, रिंकीज एडिमा। रिंकीज एडिमा भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी बताया कि क्या सब एपिथेलियल स्पेस जो होती है वोकल कॉर्ड की, उसको रिंकी स्पेस बोलते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो इंटीरियर जो 2/3 है हमारी वोकल कॉर्ड की, उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, बायलेटरल होता है। रिंकीज एडिमा खत्म। 4th वन क्या है, कॉन्टैक्ट अल्सर ग्रैनुलोमा, ये रिफ्लेक्स की वजह से होता है। तो इसमें मैनेजमेंट में एंटी रिफ्लेक्स, ये स्पीच थेरेपी या इनहेलेशनल कोर्टिकोस, इनहेलेशनल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। 5th है इंट्यूबेशनल ग्रैनुलोमा। इंट्यूबेशन जब करते हैं तो हमारे बायलेटरल ये डैमेज हो सकता है, किसमें, वोकल कॉर्ड के प्रोसेस में, जो कि पीछे वोकल प्रोसेस होते हैं एरिथनोइड के, उनमें डैमेज हो सकता है। सॉलिड खत्म हो गया। सिस्टिक में 3 है, क्या है, या तो जो हमारी डक्ट है वो बंद हो गई है तो डक्टल सिस्ट, या फिर जो सैक्यूल है उनमें उनकी जो ओस्टिया है वो बंद हो गया, सैक्यूलर सिस्ट। 3rd है लेरिंगोमलेशिया, एयरफिल्ड कैविटी, सैक्यूलर सिस्ट। तो इसमें भी ये पूरा हो गया बेनाइन लीजन ऑफ नियोप्लाज्म। थैंक यू।